नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे युवाओं के लिए खास कार्यक्रम उड़ान में और मैं हूं आदित्य। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास एवं पुरातत्व के क्षेत्र में रोजगार के अवसर के बारे में। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पटना म्यूजियम के संग्रहालय अध्यक्ष और इतिहास के जानकार डॉक्टर शंकर सुमन। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डीडी बिहार में। तो दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज रोजगार के कई सारे विकल्प हैं। आइए आज जानते हैं डॉक्टर सुमन से कि इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में रोजगार के क्या विकल्प हैं। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आज के आधुनिक और डिजिटल जगत के दौर में लोग इसी क्षेत्र में नौकरी ढूंढने के पीछे भाग रहे हैं, तो इस वक्त हम इतिहास और पुरातत्व के महत्व को कैसे बताएं? मैं आपसे सहमत हूँ। आज के लोग जो हैं इतिहास और पुरातत्व को पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, उस क्षेत्र में वो ज़्यादा जाना चाहते हैं। और इतिहास में वैसे ही छात्र आते हैं जो कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो बीए करना है, चाहे एमए करना है, तो चलो भाई एक लेके हम लोग डिग्री ले लें। लेकिन मैं यहाँ पे बताना आपको चाहूँगा कि जब इतिहास को वो पढ़ेंगे, लेकिन इतिहास को जानने से पहले मैं बताऊं उनको कि वो अपने अतीत को वो अच्छी तरह से समझ लें, और जब इसमें गहराई तक अंदर जाएंगे तो वो इतिहास और पुरातत्व को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इतिहास पढ़ने से कैसे पढ़ा जाता है ये पढ़ने की आवश्यकता है। इतिहास तो पढ़ना ही है, इतिहास और पुरातत्व, और जब ये पढ़ लेंगे कि इतिहास कैसे पढ़ा जाता है तो हमें रोजगार के अवसर स्वतः मिलते चले जाएंगे। पुरातत्व का क्या रोल है और पुरातत्व इतिहास को कैसे सहयोग करता है? बड़ा ही रोचक सवाल है। मैं आपको बताऊं कि इतिहास की जो नींव है वो पुरातत्व के ऊपर टिकी हुई है। पुरातत्व जो है वो एक तरह से टेक्निक है। वो पुरातत्व जो होता है वो कह सकते हैं कि एक तकनीक है जिससे ये इतिहास को पता लगाया जाता है। मैं आपको बताऊं कि पुरातात्विक उत्खनन जब होते हैं तो पुरातात्विक उत्खनन करने के पहले कई सर्वेक्षण के कार्य होते हैं, और सर्वेक्षण के दौरान जब पुरातात्विक उत्खनन कार्य किया जाता है और जब उत्खनन के दौरान जो भी सामग्री मिलती है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रमाणिक वस्तु के तौर पे वो, और उस प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे हम इतिहास की नींव रखते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे आप पटना में ही लें, कुम्हरार एक जगह है, तो कुम्हरार की खुदाई जब हुई तो कुम्हरार की खुदाई के बारे में उसके पहले मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है, यहाँ पे पाटलिपुत्र के बारे में। जब इंडिका को जब पढ़ा गया तो उसके आधार पे उस जगह को लोकेट किया गया, और जब लोकेट करके जहाँ पे वहाँ पे एक्सकवेशन हुआ तो वहाँ पे 84 पिलर का हॉल मिला। तो ये आप कह सकते हैं कि पुरातत्व जो है वो नींव है इतिहास की, और वो प्रमाणिक उसको जो है सत्यता को प्रमाणित करता है। यही इतिहास और पुरातत्व, यानी पुरातत्व के ऊपर ही इतिहास टिकी हुई है। सर, तो ये हम आमतौर पर देखते हैं कि कई छात्र छात्राओं को इतिहास में रुचि होती है लेकिन उसके लिखित स्रोत में कम रुचि होती है, और पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे विजिट करना या फिर खंगालना, उसे इकट्ठा करना, उसमें ज़्यादा रुचि होती है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस विषय पर कितना ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, इतिहास का जब निर्माण होता है तो केवल एक स्रोत के आधार पर नहीं होता है। इतिहास को जानने के लिए हमें स्रोत के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो स्रोत जो होते हैं कई तरह के होते हैं। मैं सबसे पहले बताऊं कि एक जो स्रोत होता है वो पुरातात्विक स्रोत होता है, जो सबसे प्रमाणिक माना जाता है क्योंकि वो उत्खनन के दौरान मिलता है। दूसरा स्रोत जो होता है साहित्यिक स्रोत, जो हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, हमारे जो हैं, मतलब जैसे वेद हो गया, महाकाव्य हो गया, उपनिषद हो गया, तो उसमें जो उल्लेखित स्थान है तो उस आधार पे जो है जब हमें पता करते हैं तो वहाँ की इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर तीसरा है यात्रा वृत्तांत, जैसे मेगास्थनीज जो है जब यहाँ आया तो मेगास्थनीज ने इनके बारे में लिखा, मतलब ये पटना के बारे में लिखा, पाटलिपुत्र के बारे में लिखा, तो वो जो पुस्तकें हैं तो उसके आधार पे तो, और जैसे कहानी है, किदवंतियाँ हैं, तो किदवंती में भी ये होता है कि नहीं उस जगह पे ऐसा हुआ होता, तो कहीं ना कुछ उसमें प्रमाण होता है। उसी के आधार पे हम पुरातत्व को खोज के निकालते हैं और वो सामग्री हमें प्राप्त होती है। तो ये कहना कि केवल पुरातत्व के क्षेत्र में, देखिए पुरातत्व जो होता है वो जो पुरातात्विक स्थल है, जब वहाँ लोग घूमने जाते हैं
तो वो नज़र के सामने होता है। तो जो चीज़ पढ़ के नहीं ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होती है तो वो देख के वो मतलब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये थोड़ा सा रोचक है, लेकिन किद्वंती और जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो मतलब यात्रियों के दौरान जो लिखे गए हैं, विदेशी यात्री जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा, तो उन स्रोतों को भी हम लोग लेके चलते हैं। तो सारे जो हैं सारे मिला के इतिहास का निर्माण होता है। तो छात्र छात्राओं को ये चाहिए कि सारे स्रोतों को देखें, उसके आधार पे वो इतिहास को पढ़ें। तो दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया कि हमें सभी स्रोत पर एक तरह विश्वास करना चाहिए और उसी पे एक तरीके से ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी सिर्फ पुरातत्व या फिर ना कि सिर्फ लिखित स्रोत पे ध्यान दें। तो सर, जब हम स्रोत की बात करें तो एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे पास इतिहासकारों की कुछ लिखी किताबें होती हैं या फिर पुरातत्व होते हैं जो ज़्यादातर उस वक्त के राजा या महाराजा के पक्ष में लिखे गए होते हैं। तो क्या सिर्फ इन्हीं स्रोतों पर विश्वास करना एक सही है या फिर और कोई अन्य स्रोत हो सकते हैं? देखिए, ये भी रोचक सवाल है। देखिए, पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो दरबारी कवि रखते थे। जैसे बाण भट्ट हैं, चाहे और भी हैं, जैसे गुप्त सम्राट जितने भी हुए सारे लोग, कवि हरिसेन जो थे, ये सारे लोग थे उनके दरबारी। तो दरबारी जो लिखते थे वो उपमा बढ़ा चढ़ा के जरूर बोलते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं वो बढ़ा के बोलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ होती थी। हम पूर्ण रूपेण उस पर विश्वास न करें। मैं आपको ये हमेशा कह रहा हूँ कि एक स्रोत पे हम कभी डिपेंड नहीं होंगे। जब हम इतिहास का निर्माण करने जा रहे हैं तो हमें कई स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, और सारे चीज़ों का अध्ययन करने के बाद जब उसका हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जब एक स्रोत निकलेगा, एक मतलब साक्ष्य जो हमारे सामने आएगा, उसी के आधार पर हम इतिहास का निर्माण करते हैं। सर, कई विद्यार्थियों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि इतिहास में स्नातक प्राप्त करने के बाद वो आगे क्या करें। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस क्षेत्र में आगे क्या विकल्प हैं और उससे जुड़े क्या रोजगार हैं। देखिए, लोग स्नातक करके छोड़ देते हैं, खास करके बहुत सारे लोग जो इतिहास पढ़ने वाले होते हैं स्नातक तक जाके वो छोड़ दिए, फिर बीपीएससी में लग गए, यूपीएससी की परीक्षाओं में लग गए, एसएससी की परीक्षाओं में लग गए और जनरल कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। देखिए, एक वो तो है, लेकिन जब आप इतिहास पढ़ा है बीए तक, तो आपको चाहिए कि अगर इतिहास के क्षेत्र में कैरियर बनाना है आपको, तो हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा। जैसे एमए आपको करना चाहिए, एमए कीजिए। एमए करने के बाद भी शांत नहीं बैठना है। एमए के बाद मैं बताऊं कि एमए के बाद, जैसे एमए के बाद कर लेंगे तो नेट कर लेंगे। नेट जब हो जाएगा, क्वालिफाई आप नेट कर जाएंगे तो लेक्चरर के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके बाद भी कई डिग्रियां हैं, जब वो प्राप्त कर लेंगे तो उसमें कई रोजगार खुल जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि खास करके जब एमए के बाद कई तरह के डिप्लोमास होते हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे हिस्ट्री दो भाग में बट जाता है, एक हिस्ट्री होता है, दूसरा एंशिएंट हिस्ट्री हो जाता है एमए के बाद। तो जो व्यक्ति अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जो रोजगार है, मैं आपको बताऊं कि अवलेखागार जो है, अवलेखागार में उनके लिए रोजगार है। जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब हिस्ट्री वाले स्टूडेंट जिनको कहते हैं, उसमें एक पेपर जो होता है उनका मॉडर्न होता है, उनके लिए अवलेखागार में रोजगार है। इसके लिए उनको क्या करना होगा कि नेशनल स्कूल ऑफ आर्काइव जो नई दिल्ली में है, वहाँ से उनको डिप्लोमा लेना होगा। अगर वो डिप्लोमा ले लेते हैं तो कैसे आर्काइव मतलब जो हमारे पुराने दस्तावेज हैं उनको कैसे स्टोरेज में रखा जाए, जैसे लाइब्रेरी में कैसे रखा जाए, कैसे उसका सीक्वेंस बने, जब लोग आए कि नहीं हमें वो प्रमाण पत्र देखना है। जैसे लोग यहाँ आते हैं तो खुदीराम बोस का जो है वो देखते हैं, पेपर देखे, चाहे भगत सिंह हो गए, चाहे जितने भी जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे महात्मा गांधी चंपारण आए तो उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिहार राज्य अभिलेखागार में रखे हुए हैं। तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स को कैसे सजोया जाना है, कैसे उसको रखा जाना है, उनका कैसे ट्रीटमेंट देना है, ये सारे जो है नेशनल स्कूल ऑफ आर्काइव में हिस्ट्री वाले स्टूडेंट उसमें जा सकते हैं। अब दूसरी बात रह गई एंशिएंट हिस्ट्री वाले स्टूडेंट। तो एंशिएंट हिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है कई डिप्लोमास हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कोलॉजी,
वहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा दिया जाता है, स्टाइपेंड भी दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ ऑल इंडिया में 15 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। जब वहाँ पे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है तो 2 साल उनको ट्रेंड किया जाता है, और ट्रेंड करने के बाद जब वो ट्रेंड होके बाहर निकलते हैं तो वो पुरातत्व के क्षेत्र में वो अच्छे जानकार होते हैं उनको। और मैं बताऊं कि जिनका सिलेक्शन अगर वहाँ नहीं हो पाता है तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो बनारस से संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी वो 1 साल का डिप्लोमा ले सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से वहाँ से भी वो डिप्लोमा ले सकते हैं। डिप्लोमा लेने के बाद वो इस फील्ड में आ सकते हैं, और साथ में ही जब वो एमए करेंगे तो एमए करने के बाद उसी में कई क्षेत्र में दरवाजे खुल जाते हैं। आर्कोलॉजी हो गया, म्यूज़ियम हो गया और आर्काइव हो गया। तो बीए करने तक मतलब मत छोड़ें, बीए करने के बाद भी शिक्षा जारी रखें जिनको हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में कैरियर बनाना है। सर, तो हमने बात की उच्च स्तर पढ़ाई की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो छात्र उच्च स्तर की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जैसे अगर उन्हें एंशिएंट हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी या कल्चर एंड ट्रेडिशन में अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना हो, तो उनमें उस वक्त बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किस तरीके से इसमें एडमिशन ले। और तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे छात्रों को टिप्स बताएं जिससे उन्हें ये विषय चुनने में आसानी हो। देखिए, पहले तो रुचि के अनुसार है कि आप जब एमए कर रहे हैं तो एमए करने के बाद आपकी रुचि किस फील्ड में है। आप जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जब जैसे मैंने बताया कि डिप्लोमा जब वो करते हैं तो डिप्लोमा में कई फील्ड होते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के भी कई फील्ड हैं, जैसे कोई मेजोलॉजिस्ट बन जाता है जो म्यूज़ियम के फील्ड में चला जाता है, कोई जो है इपिग्राफिस्ट बन जाता है जो अभिलेखा शास्त्र जो होता है, वो जो पुराने अभिलेख हैं उनको पढ़ के जो उनका अनुवाद करते हैं। फिर कोई मुद्रा तत्वविद बन जाते हैं जो सिक्कों से जिनको प्यार होता है, तो वो उनके रुचि के आधार पे है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, जब वो हायर एजुकेशन जब एमए में वो जाएंगे तो वो एमए में जाने के बाद ये हर एक चैप्टर है, वो चैप्टर जब क्लियर करेंगे तो उनकी रुचि स्वतः जग जाएगी। जब वो रुचि जग जाएगी तब वो जब डिप्लोमा करने जाएंगे तब वो ज़्यादा से ज़्यादा उस फील्ड की तरफ वो मतलब चले जाएंगे। नहीं, हमको यही फील्ड लेना है, हम मुद्रा तत्वविद बनना है, हमें क्या कहते हैं इपिग्राफिस्ट बनना है, हमें मेजोलॉजिस्ट बनना है, तो वो उनका लाइन क्लियर होता चला जाएगा। सर, आपने जिक्र किया म्यूजियमोलॉजिस्ट और म्यूजियम क्यूरेटर के बारे में, तो हमारे दर्शकों को थोड़ी इसकी जानकारी दें। देखिए, म्यूजियोलॉजिस्ट जो होता है वो म्यूज़ियम क्षेत्र में कैरियर। मैं बताऊं कि एक म्यूजियोलॉजिस्ट जो होता है वो म्यूज़ियम का ऑल इन ऑल, मतलब कह सकते हैं कि वो जो पद होता है क्यूरेटर जिसे संग्रहालय अध्यक्ष कहते हैं, तो वो उसे पूरे म्यूज़ियम की सारी चीज़ों की जानकारी होती है। मैं बताऊं कि जो म्यूज़ियम फील्ड में जब कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट आएंगे तो सबसे पहला नंबर जो मैं बताऊं कि म्यूज़ियम का जो कार्य क्या होता है। म्यूज़ियम का जो कार्य होता है कि पहले एंटीक्विटी को म्यूज़ियम तक लाना, म्यूज़ियम में कौन सी वस्तुएं रखी जाएंगी, ये पहले ये डिसाइड जो करता है वो क्यूरेटर करता है। तो जो पहले जो होता है वो ऑब्जेक्ट म्यूज़ियम तक आती है। जब म्यूज़ियम तक जो ऑब्जेक्ट चली आई वो ऑब्जेक्ट पुरानी होती है, कम से कम 100 साल पुरानी होती है और उनका ऐतिहासिक महत्व होता है। तब वो क्या करना है, जब वो म्यूज़ियम में आ गई ऑब्जेक्ट तो पहले उसको सुरक्षित रखना है कि सुरक्षित कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक दर्शकों के बीच में ये रह सके। उनको इसके लिए उसको कंजर्वेशन करना होता है, तो उसको कंजर्व किया जाता है जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जब फिर तीसरा जो ऑब्जेक्ट के साथ जो होता है कि जब वो आ जाती हैं, कंजर्व हो जाता है, तब उसको हम डिस्प्ले का काम करते हैं कि वो डिस्प्ले में लगा के उसको रखना है कि जब लोग आएँ तो वो उसको देखें। जब वो देखें तो कैसे डिस्प्ले होगा, उसकी मतलब एंगल क्या होंगी। जैसे कोई छोटी ऑब्जेक्ट है उसको हम नीचे नहीं रख देंगे, आई लेवल पे रखते हैं उसको, तो वो दर्शक जो आए उनके आई कांटेक्ट हो वहाँ पे, वो उसे देख सके। फिर जो चौथा होता है उसके बारे में रिसर्च, वो ऑब्जेक्ट क्या हैं, वो कितनी पुरानी हैं, किससे रिलेटेड हैं, उनका रिसर्च होता है। रिसर्च करने की जिम्मेवारी ये भी पूर्ण रूपेण क्यूरेटर की होती है। उसके बाद जो होता है लास्ट जो होता है वो पब्लिकेशन।
जब हम रिसर्च कर लेते हैं तो उसका पब्लिकेशन यानी बुक के माध्यम से उसको चाहे पम्पलेट के माध्यम से उसके बारे में लिख के एक कैप्शन लगा के उसको तो लगा देते हैं, शोकेस के अंदर डाल देते हैं, लेकिन जब पब्लिकेशन बुक के माध्यम से जो दर्शक स्टूडेंट तक वो जाता है तो उसके बारे में लोगों को जानकारी होती है। इवन इसके बाद क्यूरेटर का जो ऑल इन ऑल पूरा, ये तो मैंने बताया उसका टेक्निकल वर्क, उसके अलावे जो भी म्यूज़ियम मैनेजमेंट कहेंगे और म्यूज़ियम का जो संचालन है, ये टोटल काम क्यूरेटर का होता है। और जो मेजोलॉजिस्ट होते हैं और म्यूजियम संग्रहालय विज्ञान की जब वो शिक्षा लेते हैं तो उन्हें उस दौरान उनको शिक्षा दी जाती है, वो उनकी पढ़ाई की। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सरकार इस क्षेत्र में नौकरी देने के लिए क्या कुछ कर रही है, क्योंकि कई ऐसे युवा हैं जो सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सरकारी नौकरी के लिए क्या विकल्प हैं। सरकारी नौकरी दो तरह के हैं इस क्षेत्र में। मैं बताऊं कि एक एसएससी के माध्यम से, दूसरा यूपीएससी के माध्यम से। केंद्र सरकार में अगर नौकरी करनी है तो केंद्र सरकार का जो है वो ये मतलब हायर मतलब कहने का मतलब कि राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में अगर वो आते हैं तो यूपीएससी के माध्यम से उनका चयन किया जाता है, और एसएससी के माध्यम से आते हैं तो वो मतलब टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे वो बहाल होते हैं। मैं बताऊं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके लिए बीच बीच में वैकेंसियाँ निकालती हैं, जैसे असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की निकालती हैं, अगर राजपत्रित लेवल की होती हैं तो मतलब डिप्टी सुपरिटेंडिंग ऑफिसर की मतलब निकालते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की। उसी तरह अगर बिहार सरकार की बात करें हम तो बिहार सरकार में भी एसएससी से तकनीकी सहायक की बहाली होती है, जो पुरातत्व क्षेत्र में पुरातत्व निदेशालय में, संग्रहालय में भी इसकी नियुक्ति होती है। अगर मतलब बीपीएससी के माध्यम से अगर वैकेंसी आती है तो उसमें जैसे क्यूरेटर के हो गए, फिर क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के हो गए, तो ये सारी वैकेंसियां जो हैं बिहार सरकार मतलब और केंद्र सरकार समय समय पर निकालते रहती हैं। सर, हमारे बिहार में भी कई पुरातत्व हैं और सरकार इसकी संरक्षण भी कर रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके नज़रिए से और कितने संरक्षण की ज़रूरत है। देखिए, बिहार में दो तरह के पुरातात्विक स्थल हैं, एक जो केंद्र सरकार द्वारा है संचालित, दूसरा राज्य सरकार द्वारा। मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित पुरातात्विक स्थल हैं उसमें आपको नालंदा है, वैशाली है, महाबोधि टेम्पल है, आपका कुम्हरार है। तो ये सारे पुरातात्विक स्थल जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा मतलब संरक्षित किए गए हैं, उनको केंद्र सरकार देखती है। उसी तरह बिहार सरकार में भी बहुत सारे पुरातात्विक स्थल हैं, जैसे आप जाएंगे ये शीतला माता मंदिर का है, वो भी मतलब स्थल है, जो अगम कुआं है हमारा, वो भी पुरातात्विक स्थल में आता है। फिर जैन टेम्पल है, वो भी हमारा पुरातात्विक स्थल। इसी तरह जो है बिहार में कई पुरातात्विक स्थल हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संरक्षित हैं। लेकिन हमारा और हमारे जो दर्शक हैं, हमारा उनसे अनुरोध है, और ख़ास करके छात्राओं को, कि वो सारे वो उस जगह पे जाएं और उस इतिहास को समझें। लोग यहाँ पे जाते हैं एज ए टूरिस्ट की तरह, वहाँ पे घूम के चले आए, लेकिन जब छात्र वहाँ जाएं तो वहाँ पे जो कैप्शन लगी हुई हैं, उनके बारे में जानकारियाँ लिखी हुई हैं, उनको वो पढ़ें। पढ़ने के बाद क्या होगा, उनका नॉलेज बढ़ेगा और जो है इस क्षेत्र में उनको आने की जागरूकता बढ़ेगी, इस क्षेत्र में वो आएँ। तो इस तरह मतलब इस क्षेत्र को मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है अपने अपने ढंग से मतलब संरक्षित करके रखी हुई हैं। सर, तो आज के वक्त में टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है और इससे बीच आर्कियोलॉजिकल साइट्स को भी इसमें जोड़ा जा रहा है, तो आपके हिसाब से ये कितना सही है? बहुत सही है, क्योंकि देखिए टूरिज़्म जो है, एक टूरिज़्म क्या है, टूरिज़्म कह सकते हैं कि लोग घूमने के लिए आते हैं। अगर घूमते घूमते किसी को अगर नॉलेज देते हैं आप, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर नालंदा की बात है, नालंदा लोग टूरिस्ट पैलेस के रूप में वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने, लेकिन वहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो है हमारा जो अर्ली यूनिवर्सिटी में ये अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी था, जो गुप्तकालीन यूनिवर्सिटी वहाँ पे मिले हैं। वहाँ पे मतलब इतने खंडहर, इतना बड़ा क्षेत्र में वहाँ था, तो लोगों को तो जानकारी मिलती है वहाँ पे। तो पुरातत्व का तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पुरातत्व के ऊपर ही मतलब कह सकते हैं कि पर्यटन
टिका हुआ है। अगर पर्यटक लोग वहाँ आते हैं तो उनको नॉलेज होता है, तो कह सकते हैं एक लाइन में सिंपल कि घूमते घूमते ज्ञान देता है पुरातत्व। तो आर्कियोलॉजी और पर्यटन जो है वो दोनों आपस का संबंध है दोनों का। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, पहले वही लोग म्यूज़ियम का रुख करते थे जिन्हें जानकारी इकट्ठा करनी होती थी या फिर रिसर्च कर रहे होते थे, लेकिन अब म्यूज़ियम घूमने के लिहाज से भी जाते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर सोच है और एक काफ़ी बेहतर कदम उठाया गया है जिससे हम टूरिस्ट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के युग में लोग इतिहास में रुचि रखते हैं, लेकिन माता पिता या समाज की दबाव में आकर कहीं ना कहीं वो डॉक्टर या इंजीनियर बनने की ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं। तो आप माता पिता से इस क्षेत्र में उभर रही नौकरियों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सारे पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को इतिहास पढ़वाइए। जब वो इतिहास पढ़ेंगे तो केवल वो नौकरी की बात ही नहीं है, सबसे पहले तो उनका अपना ज्ञान बढ़ेगा। जब अपना ज्ञान बढ़ेगा तो हमारे जो सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता, संस्कृति है, उसको अच्छी तरह से जान पाएंगे, वो अपने जीवन को अच्छी तरह से वो सुधार पाएंगे। और रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार भी इसमें बहुत है। रोज़गार अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और बड़ा ही अच्छा लगता है जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के आप उसी में रोज़गार करते हैं। आप जैसे आप बीपीएससी करेंगे, यूपीएससी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे आप, तो उसमें क्या है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा वहाँ पे यूटिलाइज नहीं हुआ उसका। लेकिन जब जो सब्जेक्ट, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर हिस्ट्री में रोज़गार करते हैं तो बड़ा ही सुकून मिलता है और अच्छा लगता है वहाँ पे, और अच्छी जानकारियाँ के साथ साथ अपना नॉलेज भी उसमें बढ़ता है। तो हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारा अतीत हमसे जुदा नहीं होता है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पटना संग्रहालय के संग्रहालय अध्यक्ष और इतिहास के जानकार डॉक्टर शंकर सुमन, जिन्होंने बेहद खास जानकारी दी और हमें बताया कि किस प्रकार के इस क्षेत्र में, यानी कि इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में रोजगार है और उसे कैसे प्राप्त करें। सर, एक आखिरी मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इतिहास पढ़िए। इतिहास पढ़ने के बाद ये कहते हैं कि इसमें रोजगार है नहीं, लेकिन जब ये पता कर लेंगे कि इतिहास पढ़ने के बाद किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, ये जनरली हम लोग इतिहास पढ़ लेते हैं, लेकिन ये हमें नहीं मालूम होता है कि इतिहास पढ़ के हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जब ये पढ़ लेंगे कि इतिहास पढ़ के हम कहाँ कहाँ जाएंगे, तो रोजगार के बहुत सारे दरवाजे हैं। आप बीए तक करके इसको मत छोड़िए, एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए, इसकी गहराई में जाएंगे। और मैं बताऊं कि जितना हायर एजुकेशन लेंगे, कंपटीशन उतना कम है, और आप लीजिए और इस क्षेत्र में आइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा की। कहते हैं, पंछी ने जब जब किया अपने पंखों पर विश्वास, पूरा हो गया उसका आकाश। तो दोस्तों, खुद पे यकीन कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए और वही पढ़िए जिसमें आपका दिल लगता हो। अपनी रुचि यानी कि इंटरेस्ट को फॉलो कीजिए और नई चीज़ें सीखते रहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ जो आपको प्रेरित करेगी आपकी उड़ान भरने के लिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।